जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर आम सहमति बन गई है, लेकिन यह सीज फायर इतना आसानी से नहीं हुआ है। भारत ने जब सुबह आधा दर्जन से अधिक पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया, जब उनके एयरबेस को तबाह किया, तभी पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाना चालू कर दिया था। सबसे पहले उसने गीदड़ धमकी दी कि वह अपने मिलिट्री कमांड की मीटिंग बुला रहा है। उसके बाद उसने अमेरिका को फोन किया, वहां बातचीत की गई, अमेरिका ने मध्यस्थता की, तब जाकर भारत अपनी शर्त पर राजी हुआ कि भविष्य में आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो इसे एक टफ वार माना जाएगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 किलोमीटर अंतर तक घुसकर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकानों को खत्म किया है, ठीक वैसी ही कार्रवाई करने पर भारत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो ब्लॉग बिल्कुल अलग विषय पर है, और विषय यह है कि भारत क्यों मजबूत है और कैसे वह पाकिस्तान के साथ किसी भी युद्ध को निर्णायक दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर आप ये फोटो देख रहे हैं तो ये सन 71 वार की वो आइकॉनिक फोटो है जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराने का विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम आया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की जो ताकत है, भारत की जो निर्णायक क्षमता है, जो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वह पाकिस्तान को एक निर्णायक समय में धूल चटा सकता है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के रूप में पीछे ढकेल सकता है कि आने वाले एक सदी तक उसकी पीढ़ियां, उसकी पुश्तें कभी विकास को नहीं देख पाएंगी, कभी आधुनिक विकास को नहीं देख पाएंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। पहली चीज है हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ। 16 लाख सैनिकों की सेना है हमारे पास। अर्धसैनिक बल, हमारे जो आर्मी है, हमारे पास जो नेवी है, हमारे पास जो एयर फोर्स है, 16 लाख सैनिकों की एक सेना कुछ कहलाती है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 6.5 लाख सैनिक हैं, यानी कि हम 10 लाख ज्यादा सैनिक वाली सेना है। दूसरी चीज कि जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे पास एयर अटैकिंग सिस्टम है, वह पाकिस्तान कभी मैच नहीं कर सकता है। रफाल, सुखोई, तेजस, तेजस तो हमारा खुद का जो है घरेलू बनाया हुआ विमान है, जो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां अभी 50 साल तक नहीं बना सकती हैं। तो इस तरीके की कैपेबिलिटी की वजह से भारत जो है पाकिस्तान को एक निश्चित समय में कभी भी हरा सकता है। जो हमारे पास मिसाइल की रेंज है, चाहे आप अग्नि की बात कर लीजिए, ब्रह्मोस की बात कर लीजिए, ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल हैं। ब्रह्मोस तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो साउंड की स्पीड से भी तेज अटैक कर सकती है। और जब तक दुश्मन देश का रडार इंटरसेप्ट करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल अपने टारगेट लोकेशन पे काम तमाम कर चुकी होगी। इसके अलावा जो भारत के पास सर्विलांस और ड्रोन सिस्टम है, जो उसकी नेवी है, इस पर हम आगे बात करेंगे नेवी पे, वो इतना मजबूत है कि नेवी के सामने तो पाकिस्तान बौना साबित हो जाता है। तो इसलिए भारत की जो ये स्ट्रेंथ है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एज है, वो भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त दे देती है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है और वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी 350 बिलियन डॉलर की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह पाकिस्तान के बजट से ज्यादा बनता है। अगर आप डिफेंस बजट की बात करेंगे तो भारत अपने डिफेंस के लिए 80 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान का जो है कुल डिफेंस खर्च ही 10-12 बिलियन डॉलर का है। यानी कि कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान में। और उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान जैसा आतंकी देश पता नहीं कैसे हिम्मत जुटा लेता है कि वो भारत से लड़ने की गीदड़ धमकी देता है। जीडीपी की मैंने बात कर ली। अगर आप जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे तो भारत 620 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसके पास सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है, भीख मांग रहा है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, चीन से कि भैया कुछ पैसा दो, हमको बेल आउट करो, हम कर्ज का जो है रीपेमेंट करें, हम अपने देश में कुछ काम करें। काम क्या करना है? वही आतंकवाद, जो उनका बेसिक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, वो सब उनको करना है। डिफेंस बजट की बात, इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तान की आवाम रोटी और आटा के लिए तरस रही है, जहां भारत के पास आज इतनी बड़ी क्षमता है कि वह 80% 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकता है।
पाकिस्तान की आवाम आटा पानी के लिए तरस रही है। वो उस मुल्क की स्थिति हो चुकी है। 25% जिस देश की महंगाई दर हो, मतलब 100 रुपए का सामान जिस देश में 125 रुपए में बिकता हो, आप उस देश की स्थिति सोच लीजिए कि उस देश की स्थिति क्या है। डेप्ट की बात आप करेंगे तो खैर कोई तुलना है ही नहीं। भारत की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है कि डेप्ट का परसेंटेज भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद आप इनोवेशन रैंकिंग देख लीजिए, भारत की इनोवेशन रैंकिंग 40 है, पाकिस्तान की इनोवेशन रैंकिंग 87 है। सोचिए, नए नए आतंकी गतिविधियों का भी इनोवेशन करके वो जो है 87 रैंक पर जो है मौजूद है। मतलब बड़ी बात है ना, आतंकी गतिविधियों में अगर इनोवेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इफ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट आइटम वेयर इंडिया इज लीडिंग इन आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा, मैंने लिख तो जरूर दिया है पाकिस्तान का कि टेक्सटाइल, राइस वगैरह करते हैं, बट द इंटायर वर्ल्ड नो व्हाट पाकिस्तान एक्सपोर्ट। इट इज द terrorism, it is the terrorist, it is the terrorist attack that Pakistan has efficiency in exporting. अगर इंडस्ट्रियल बेस की बात करेंगे तो पाकिस्तान भारत की तुलना में खड़ा भी नहीं हो सकता है। वी आर द वन ऑफ द टॉप स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। वी आर द लीडर इन फार्मा इंडस्ट्री, वी आर द नेक्स्ट लीडर इन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, we will be the next leader in semiconductor and chip manufacturing, and I can 100% surely say that Pakistan can never match that kind of level India has set in the global domain. Now moving forward, if we will talk about how India and Pakistan's differ in terms of strategic alliances and global standing, तो भारत की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस है ना, भारत मतलब दुनिया के एक चुनिंदा देश आप देखेंगे जो G20 में भी है, ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है, क्वाड में भी है, और सबसे मजबूत बात है कि वर्तमान समय में अगर कोई आज देश ग्लोबल साउथ का जो है, अगर कोई देश सबसे बड़ा चैंपियन है तो इट इज इंडिया, विच हैज बिकम द चैंपियन ऑफ ग्लोबल साउथ। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्या है? एक तो मुस्लिम देश भी अब उससे मुंह फिराने लगे हैं। जितनी मिडिल ईस्ट और गल्फ के देश हैं वो भारत से ज्यादा मित्रवत व्यवहार रखते हैं। चीन की मजबूरी ये है कि चीन एशिया में जानता है कि उसकी बादशाहत को चुनौती भारत से मिल रही है। भारत से उसकी जलन, भारत से उसका कंपटीशन उसको मजबूर करता है कि एक करप्ट, कंगाल और आतंकवाद पोषित करने वाले देश को उसकी मदद करनी पड़ रही है। अगर हमारे स्ट्रेटजिक एलियंस आप देखेंगे कि हमारे अलायंस पार्टनर कौन से हैं, तो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ रशिया, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इजराइल, जापान, यूनाइटेड अरब इमरात, ऑस्ट्रेलिया, एंड चाइना हैज टर्की। टर्की ने अभी जो ड्रोन भेजे थे वो सस्ते ड्रोन, जिनको हमारे एयर डिफेंस मिसाइल ने जो है, ऐसे लग रहा था जैसे हवा में जो है बस लाल लाल बत्तियां दिख रही थी और फिर वो गायब हो जा रही थी। तो वो टर्की के ही लोकल मैन्युफैक्चर 2 कौड़ी के ड्रोन थे जिनको हमने मार गिराया है। तो वो उनका एक इस समय अच्छा अलायंस पार्टनर बना हुआ है, और कोई है नहीं चीन और टर्की के अलावा। हमारे पास ब्रिक्स, क्वाड, G20, SCO, एशियान, हर जगह हमारे पास मेंबरशिप है। पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता है, पाकिस्तान कभी G20 का मेंबर नहीं बन सकता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो क्वाड जैसे एक मेजर स्ट्रेटजिक अलायंस का पार्ट बन जाए। तो कोई तुलना नहीं है, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप की बात कर लीजिए, चाहे पीस कीपिंग मिशन की बात कर लीजिए, चाहे सॉफ्ट पावर की बात कर लीजिए, चाहे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी की बात कर लीजिए। मतलब वी आर करेंटली गोइंग फॉर नॉन अलाइनमेंट 2.0। वी आर द ओनली कंट्री विच हैज पोटेंशियल to talk Ukraine and Russian president on a single time, in a single day, on our terms and condition, and even without making any country issue with India. We have such potential and we have developed our foreign strategy in such a way. When we talk about the Global Economic Forum, we have a regular presence at World Economic Forum, IMF, World Bank, Davos. We are an active member in these international forums. We are the member of nuclear club, so what that we call nuclear supply group, and we are moving forward for membership push. And we know that we are one of the significant nuclear power in the world. अगर आप टेक और स्पेस की बात करेंगे तो इसरो, जो इस समय दुनिया के टॉप
5 स्पेस एजेंसीज में शामिल हो चुका है, जिसने 100 से अधिक सैटेलाइट को भेजने का रिकॉर्ड बना रखा है, जिसने चांद के साउथ पोल पर मिशन उतारने वाला जो है पहला स्पेस एजेंसी बन चुकी है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो वो अभी भी अपने झंडे पे ही सितारा और चांद ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास उनकी कुछ औकात है नहीं, और वो जो है अपनी किताबों में, अपने मदरसा छाप पढ़ाई में ही वो बता सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। अगर ग्लोबल इमेज की बात करें तो टुडे इंडिया इज वन ऑफ द राइजिंग ग्लोबल पावर एज वी नो, एंड we are a model democratic economy in the world. We are such kind of unique democracy in the world where the growth, the descent and the progress can happen at a simultaneous time. लेकिन अब पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी की बात देख लीजिए, सुबह 8 बजे जब तक उनका जनरल सोया हुआ है तब तक वहाँ डेमोक्रेसी है। उनका आर्मी जनरल जैसे नींद से उठता है और गुड मॉर्निंग बोलता है, वहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की सरकार जो है सेना के हाथ में चली आती है। टेररिज्म उनका टूरिज्म है, और टेररिज्म ही उनका बिजनेस है, और टेररिज्म ही उनकी ग्लोबल इमेज है। पाकिस्तान के नागरिकों की जो बेइज्जती दुनिया के तमाम बड़े देशों के एयरपोर्ट पे होती है, जिस तरीके से उनके जो है कपड़े उतार दिए जाते हैं, वो बताने की बात नहीं है। तो जो उनकी ग्लोबल इमेज है ना, वो एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की है। वो चाह कर भी इस इमेज को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भारत ने जब वहां पे हमले किए तो बताइए, मसूद अजहर जैसे जो है 2 करोड़ के आतंकवादी के जो है परिवार के 1 दर्जन लोग मार दिए गए, और इसको वो एडमिट भी कर रहा है। मतलब उसकी बेशर्मी देखिए। और उसके बाद वो उन लोगों के लिए स्टेट फ्यूनरल का एग्जाम, मतलब वो व्यवस्था कर रहा है। मतलब ये पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज है कि अ नेशन विच इज सो डीप रूटेड इन क्रिएटिंग terrorism tourism in its own country. Moving forward, if we will talk about the rapid war strategy, तो पहली चीज कि भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक का एक नया मापदंड दुनिया में खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया के तमाम प्रिसीजन स्ट्राइक में सबसे वर्ल्ड क्लास प्रिसीजन स्ट्राइक थी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक जाना, मसूद अजहर के जो है मस्जिद ना कह के जो है उसको क्या कहा जाए, टेरर कैंप पे हमला करना, उसके परिवार वालों को मार देना, चाहे वो 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हो, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो। भारत ने दुनिया को बताया है कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैसे करते हैं। पाकिस्तान के पास तो आप जानते हैं टेरर हब्स है, तो मार तो उसी को खाना है, तो वो तो कुछ बात ही नहीं करनी है। हमारे पास इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है। अब तो चलिए युद्ध की जो है सीज फायर की बात हो गई। अगर युद्ध हो जाता ना, तो 24 से 48 घंटे के अंदर जो भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है, आईबीजी है, वह पाकिस्तान का लाहौर जो है 24 से 48 घंटे में जो है समतल कर देता। भारत की जो डीआरडीओ है, भारत की डीआरडीओ ने भारत के इंडिजीनियस वेपन डेवलपमेंट को इतना एडवांस कर दिया है, भारत के कम्युनिकेशन को इतना एडवांस कर दिया है, इंफॉर्मेशन वारफेयर में इतना आगे हम निकल चुके हैं कि मतलब उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ब्रह्मोस की मैंने बात कर ली है, नवल ब्लॉकेट हमारे पास, मतलब दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य है। हमारे पास इतनी मजबूत नवल पावर है कि पाकिस्तान बौना दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि इंडिया के नवल पावर के सामने आकर खड़ा हो जाए। 72 घंटे के अंदर भारत अगर चाह दे तो अपने नवल और अपने एयर पावर के दम पर पाकिस्तान को जो है धूल चटा सकता है, पाकिस्तान को जो है रोने पर मजबूर कर सकता है। हमारे पास मल्टी थिएटर कोऑर्डिनेट है, इंटीग्रेटेड सर्विलांस रिकन्सिस्टेंस है, जिसके दम पर हम जो है कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किसी भी वार में एक निर्णायक समय के अंदर जो है हरा सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है। अब मैं कह रहा था ना कि ब्रह्मोस मिसाइल, आप समझिए कि भारत के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रशिया ने मिलकर डेवलप किया हुआ है। वह साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज चलती है। यानी कि मतलब इनमी के पास कोई रिएक्शन टाइम नहीं है। तो बीजिंग वाले भी सुन लें कि आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान में जो हमने अटैक किया है वो हमारे बहुत मतलब सामान्य मिसाइल हैं, जिसको तुम्हारा जो है एयर रडार सिस्टम नहीं रोक पाया। अगर ब्रह्मोस हमने छोड़ दिया समुद्र के रास्ते से या एयर के रास्ते से या जमीन के रास्ते से, क्योंकि ये कैपेबिलिटी सिर्फ ब्रह्मोस के पास है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना,
यह भारत को एकदम दुनिया में एकदम अलग कर देती है। जब वार की बात आएगी, जब डिफेंस की बात आएगी, जब डेडलीस्ट वेपन की बात आएगी, तब ब्रह्मोस का नाम आएगा और पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी डेडली सिस्टम है, अभी आपने S-400 की जो है कहानी सुनी। हमारे पास रफाल है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास आकाश मिसाइल है। बताइए, लोग कह रहे थे S-400 90% से ज़्यादा अटैक भारत ने अपने इंडिजीनियस डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम से जो है ख़त्म कर दिया। वो उनके जो छोटे छोटे 400-500 ड्रोनों का खेप आता था और भारत उनको हवा में जो है भूजा की तरह मार रहा था, वो सब इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम से हो रहा था। S-400 तो बहुत रेयर ही शायद यूज हुआ हो। तो भारत की जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है ना एयर डिफेंस सिस्टम में, वो इस बार दुनिया को पता चली है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है, भारत एक एडवांस है। भारत के पास एडवांस मिलिट्री, एडवांस वेपन और एडवांस सर्विलांस सिस्टम है। वह एक बार में 2 फ्रंट पर 2 देशों को छठी का दूध याद दिला देगा। अब बात करते हैं कि नेवी के पास क्या ताकत है। 150 से अधिक वारशिप है भारत के पास। INS विक्रांत और विक्रमादित्य के रूप में हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसे हम INS अरिहंत कहते हैं। हमारे पास डिस्ट्रॉयर है, हमारे पास फ्रिगेट है, हमारे पास P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, हमारे पास ब्रह्मोस इक्विप्ड वेसल्स हैं। यानी कि हम कहीं से भी जो है पाकिस्तान के कराची से लेके पाकिस्तान का इस्लामाबाद उड़ा सकते हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? 50 ठो वेसल्स हैं, 5 सबमरीन हैं, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, साले पाकिस्तान चीन से जो है मांग रहे हैं, और जो है उनके पास उनकी औकात नहीं है कि गहरे पानी में कहीं समुद्री लड़ाई लड़ पाएं। हमारी ब्लू वाटर कैपेबिलिटी बहुत मजबूत है, हम इंडियन ओशियन में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो ब्लू वाटर में कहीं पहुंच पाए, उसके पास है ही नहीं ना। वो भी जो कुछ भी है वो चीन से जो है रोक आके मांगा हुआ है। चीन अपना कबाड़ा इसको देता रहता है, वो इसी पे खुश रहता है, यही इसकी मिलिट्री सुपरमेसी है। इसके अलावा तो इसके पास कुछ है नहीं, गरीब भिखमंगा है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेवी कैसे फिनिश कर सकती है। मैंने ये मैप इसलिए लगाया कि अगर नेवी ने अगर इस रास्ते को रोक दिया, अगर नेवी ने इस रास्ते को रोक दिया, तो पाकिस्तान की स्थिति वो हो जाएगी कि पाकिस्तान 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर कर देगा। और ये भारत की नेवी कर देगी, क्योंकि उसकी ताकत मैंने आपको बता दी है कि भारत की नेवी के आगे पाकिस्तान की नेवी बौना है। मतलब 2-4 घंटे में उनकी आधी नेवी को फिनिश कर देंगे, सिर्फ INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मिलकर। तो ये ताकत है हमारी। इसी ताकत के दम पे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक निर्णायक समय में उसकी औकात दिखाई जा सकती है, और हमने दिखाया है। आज सुबह जब भारत ने उसके आधा दर्जन मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया, जब वहाँ बड़े बड़े समुद्र खोदे गए, या कहते चले स्विमिंग पूल कह लेते हैं, जब हमने अपने मिसाइलों से बड़े बड़े स्विमिंग पूल खोद दिए, तब पाकिस्तान को लगा कि अब गिड़गिड़ाने का समय आ गया है। पहले उसने अमेरिका से गिड़गिड़ाहट दिखाई कि भैया बचाओ, उसके बाद उसने फिर भारत को फ़ोन करके कहा कि हम एक कंप्लीट सीज फायर चाहते हैं, और उसके बाद भारत ने कहा ठीक है, हमको तो जो मारना था हमने मार लिया, ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया। ऐसे भी पिछले 3 दिन से हम तुमको जो है मार ही रहे थे, तुम्हारे एयरपोर्ट उड़ा रहे थे, तुम्हारे स्टेडियम उड़ा रहे थे, और तुम्हारा जो एयर रडार सिस्टम था, तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर की भाषा में कि हम इसलिए नहीं इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि उनको लोकेशन पता चल जाएगी। अरे मैं क्या कहूँ, मतलब ये बात वही हो गई कि हम क्रिकेट इसलिए नहीं खेलेंगे कि हम आउट हो जाएंगे वाली स्थिति है। ये इस एक कंगाल मुल्क की स्थिति है, और जितना उनका सोशल मीडिया पे वो जितना भी लिख लें पाकिस्तान के लोग, उनके पास आप सोचिए ना, उनके पास एंजॉय करने को है क्या। एक कंगाल देश है जो कटोरा लेकर दुनिया भर से जो है बेलआउट का भीख मांग रहा है। एक देश जिसकी मिलिट्री तय कर रही है कि वो कितना खाएगा कितना पिएगा। एक देश जहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, एक देश जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, एक देश जिसने प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को देखा ही नहीं है। अगर उनको भारत ला दिया, मतलब उनका इलाज, उनकी दवा भारत के भरोसे चल रही थी, अब तो भारत ने सब बंद कर दिया है, मरेंगे साले जो है भूखे ये। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है, उनके पास एंजॉय करने को आप बताइए और क्या है। आपके पास इतना कुछ है, हमारे पास हर दिन कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे पास दुनिया को बताने के लिए क्या कुछ नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, हाईवे, मरीन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, बताइए अभी हमने जो विजिंगम पोर्ट डेवलप किया है केरल में, पाकिस्तान की औकात नहीं है वैसा पोर्ट कभी वो जीवन में बना पाएगा। उसका खुद का एक पोर्ट जो है चीन चला रहा है, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर सी पोर्ट। मतलब
आप समझ रहे हैं, हमारे पास हर रोज एक डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेस है, एक ग्रोथ है सेलिब्रेट करने को। उनके पास, उनकी आवाम के पास बस ट्विटर है, और वो इस्लामी बिजली, आसमानी बिजली यही करते रहने वाली कौम है। तो उनके कौम के सोशल मीडिया ट्विटर से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और मुझे पता है भारत के लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के खिलाफ। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध थोड़ा सा आगे चला जाता तो जो पाकिस्तान का नक्शा है, पहले भी हमने टू नेशन थियरी में बिलीव किया और हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया, इस बार भी इस टू नेशन थ्योरी में हम बिलीव करते, और हो सकता है हम एक नई रेखा खींचने वाले, एक बार फिर जो है भारत ही जो है नई रेखा खींचता, और बलूचिस्तान और पख्तून और ऐसे तमाम देशों का निर्माण हम कर सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वैश्विक शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच अगर ये सीज फायर हुआ है, जिसमें भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है कि अगर भविष्य में कोई भी टेरर अटैक होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर and we will retaliate like never before and Pakistan will pay a very huge price. जय हिंद दोस्तों।